हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हमने स्टार्ट की है लूसेंट रिवीजन सीरीज। किसी भी एग्जाम में जहां पे जीएस पोर्शन पूछा जाता है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रामबाण पुस्तक कोई अगर है तो वो है लूसेंट। अगर आप एक बार लूसेंट को अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसका हर एक पार्ट अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या कोई आपका पीएससी लेवल का एग्जाम हो, वो आपका कभी नहीं रुकेगा। प्रीलिम्स में भी काफी हद तक आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, चाहे हम एमपीपीएससी की बात करें या किसी और पीएससी की बात करें। तो हमने लूसेंट का रिवीजन स्टार्ट किया है। जहां पे भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से या रिलेट करवा के उसको याद करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है ना। सब बच्चों को लगता है थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे तो चीजें अच्छे से याद होंगी, अच्छे से कवर होंगी। तो मोटिवेशन के लिए आज आपको ये देखना है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ये आप रिलेट कर सकते हैं हर उस विद्यार्थी के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जो आप देखेंगे कि चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे 12th फेल हो या उसके अलावा कोई सब्जी वाला हो, वो अगर मेहनत करता है, उसके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो वो जरूर कोई ना कोई अच्छा एग्जाम क्रॉस कर लेता है। चाहे हम यूपीएससी की बात करें, किसी सिविल सर्विसेज की बात करें या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, हर जगह आप देखेंगे जो मेहनत कर रहा है। ये नहीं कि आपके पास सब चीजें होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल हो, बहुत सारे पैसे हो, बहुत अच्छी कोचिंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? आपके हौसलों से। तो बस हौसला बुलंद रखिए। ये जरूर याद रखिएगा, जब आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, चाहे वो साइकिल सीखना हो, चाहे वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सीखना हो, या मान लीजिए हम क्रिकेट की बात करें, तो आपका माइंड पहले से प्रिपेयर रहता है कि एक दिन में आप नहीं सीखेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे कम से कम टाइम में सीखने के लिए। सेम ऐसा ही हमारे सब्जेक्ट के लिए भी होता है। आपको लग रहा है कि एक बार में याद नहीं हो रहा, तो आप उसको 10 बार में याद करिए, लेकिन एक हौसला रखिए, एक जुनून रखिए कि नहीं, याद तो करना है, छोड़ना तो है नहीं। याद जैसे होगा वैसे याद करेंगे, जितनी बार में होगा उतनी बार में करेंगे। जैसा आप क्रिकेट के लिए करते हैं या जब साइकिल सीख रहे होते हैं उसके लिए करते हैं। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछला लेक्चर देखा था उसमें कुछ बच्चों के ये भी कमेंट आए और मेरे से पूछा डायरेक्टली भी कुछ बच्चों ने कि मैम ये बताइए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किस किस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने लास्ट में क्वेश्चंस भी रखे हैं, काफी सारे अलग अलग एग्जाम्स के रखे हैं, जिससे बच्चों को ये पता चले कि जिस भी एग्जाम में आपका जीएस आता है वहां ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज हम जितना पढ़ेंगे उसके रिवीजन के लिए तो मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसके अभी हम क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैं आपको नॉर्मल तरीके से पूछ रही हूँ, आप चाहें तो खुद में आंसर कर सकते हैं या तो कमेंट करके भी आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री जो मंत्र है वो किस मंडल में है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस मंडल में है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ। फिर आपको बताना है दूसरा, वैसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रीलिम्स हो चाहे वनडे एग्जाम हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रिलेट करवाया था तो आपको जरूर याद आएगा कि ये किस मंडल से रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पे बताना है कि जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो पाठकर्ता होता है, पाठकर्ता, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमने ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह भी पढ़े हैं, आपको बताना है अथर्ववेद का, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जरूर आंसर करिएगा, चाहे तो खुद से मन में आंसर करिए, चाहे कमेंट करके आंसर करिए, आंसर जरूर करिएगा। उसके बाद आपको बताना है कि सबसे प्राचीन आपका पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पूछने को तो मैं पूरा पूछ लूं लेकिन ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। आप इन 4 क्वेश्चन का जरूर आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं उसी के आगे से, हमने पुराणों तक देख लिया था, उसमें हमने बात करी किसकी, मत्स्य पुराण की, वायु पुराण की,
और विष्णु पुराण की। जो आपको चीजें लूसेंट में मिल रही हैं मैं वही मैक्सिमम चीजें रख रही हूँ, एक दो चीजें मैं एक्स्ट्रा भी रख रही हूँ जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। फिर आता है स्मृति के बारे में। आप देखेंगे जैसे ही वो खत्म होगा पुराण के बाद आपका स्मृति आएगा। स्मृति में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मनुस्मृति। आपने वैसे भी मनु का नाम सुना होगा, तो मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन है और सबसे प्रामाणिक है। ये इतनी प्रामाणिक है कि मनुस्मृति का उपयोग ब्रिटिशर्स ने किया था जब वो हिंदू कानून बना रहे थे। तो सोचिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो याद रखना है कि आपको ये सारे पॉइंट, मनु सबसे प्राचीन है, उसके अलावा सुंग वंश से रिलेटेड है ये। अब आप देखेंगे कि जब मौर्य वंश खत्म होता है तो आता है सुंग वंश। सुंग वंश किससे रिलेटेड था? ब्राह्मण वंश से रिलेटेड था ना। आपका पुष्यमित्र जो सुंग थे वो ब्राह्मण थे। तो यहाँ पे मनुस्मृति को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें ये था कि जो चीजें हमारे ग्रंथों में हैं, जो कही गई हैं कि ब्राह्मण को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो चीज वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि मनुस्मृति किससे रिलेटेड है? सुंग वंश से रिलेटेड है, ठीक है। सुंग का आप पुष्यमित्र सुंग से रिलेट करेंगे कि वो ब्राह्मण था, इसकी वजह से क्या हुआ, वो मनुस्मृति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आचार संहिता, इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड था, या आप इसको विधि भी बोल सकते हैं। विधि मतलब लॉ से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आता है कि मनुस्मृति रिलेटेड किससे है, किससे संबंधित है, तो विधि से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। उसके अलावा ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब आप सोचिए कि अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं अलग अलग, उसमें से पूछूं कि ये मनुस्मृति किस लैंग्वेज में रही होगी, तो आप अगर तुक्का भी मारना चाहेंगे तो संस्कृत ही मारेंगे, क्योंकि ऐसा समझ में आता है ना कि ब्राह्मणों ने लिखा है तो सीधी बात है संस्कृत ही रही होगी शायद, है ना। तो आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? या तो नॉर्मल आप एक बार पढ़िए, जिसको समझ में आ गया एक बार में ठीक है, अच्छी बात है। जिसको नहीं याद हो रहा है एक बात में, तो वह क्या करेगा? मनु करेगा। मनु जो है वो किससे रिलेटेड था? सुंग वंश से रिलेटेड था। और या फिर सुंग वंश से रिलेटेड उसने क्या किया था? एक विधि पुस्तक लिखी थी। मनु ने क्या की थी? सुंग वंश के लिए एक विधि, ये लॉ से रिलेटेड एक पुस्तक बुक लिखी थी। और वो बुक किस में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो मनु नाम का एक आदमी था जिसने सुंग वंश के लिए एक बुक लिखी थी। किससे रिलेटेड थी? लॉ से रिलेटेड, विधि से रिलेटेड, आचार संहिता से रिलेटेड एक बुक लिखी थी, और वो संस्कृत में लिखी थी मनु ने, ठीक है। आप ऐसे एक लाइन में उसको रिलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। फिर आता है नारद स्मृति। नारद स्मृति किसकी जानकारी देता है? गुप्त वंश की जानकारी देता है। हमारे जितने भी, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य, तो लिखित साक्ष्य में फिर मैंने आपको बताया कि कुछ धार्मिक होते हैं और कुछ गैर धार्मिक होते हैं, ठीक है। गैर धार्मिक, अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? हम धार्मिक वाले जो साक्ष्य हैं उनको पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पुराणों को पढ़ा, मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये सब धार्मिक ग्रंथ थे। लेकिन इसके साथ साथ ही उनके मतलब जैसे नारद स्मृति में गुप्त वंश की जानकारी मिल रही है, क्योंकि उस टाइम के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा गया था। धार्मिक ग्रंथ थे, फिर भी थोड़ा बहुत उस टाइम के बारे में लिखा गया था, तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। जैसे मनुस्मृति में थोड़ी बहुत चीजें सुंग काल से रिलेटेड थी, तो हमें सुंग वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि धार्मिक ग्रंथ जरूर था, मतलब ऐसा नहीं था कि वेदों में सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की बात लिखी हुई थी। उसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये हर चीज हमें पता चलती है ऋग्वेद में ही, ठीक है। तो ये नहीं था कि सिर्फ धर्म से ही रिलेटेड वहां पे चीजें मिल रही है। सेम ऐसे ही नारद स्मृति में हमें क्या मिल रहा है? गुप्त वंश के बारे में। अब आप इसको रिलेट कैसे करेंगे? आपको याद करना है कि जो हमारे नारद ऋषि हैं, नारद जी है ना, नारायण वाले, तो नारद जी क्या करते हैं? हमेशा गुप्त सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम पुराण पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि वायु जो होती है, जो हवा है, वो एक जगह से दूसरी जगह गुप्त रूप से बहती है, ऐसे बस फील होती है, पता नहीं चलता कहाँ चली गई। तो वायु पुराण किससे रिलेटेड था? गुप्त वंश से। यहाँ पे नारद जी जो हैं वो गुप्त सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसलिए हमें नारद जी को रिलेट करना है नारद स्मृति को गुप्त वंश से, ठीक है।
फिर बात करते हैं जातक कथाएं। याद रखिएगा यहाँ पे आपको अभी जैसे पिटक नहीं मिलेगा कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक भी है, त्रिपिटक जिसको कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे 3-4 पन्ने बाद लूसेंट में, तो वहां पे आपको मिलेगा। जितनी चीजें यहाँ पे मिली है मैंने आपको लिख दी है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे ऐड किया है। जातक कथाएं जो है वो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं, है ना। तो पुनर्जन्म की कथाएं किससे रिलेटेड हैं? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा बुद्ध की पुनर्जन्म की है, तो यहाँ गौतम बुद्ध से रिलेटेड है जातक कथाएं। क्वेश्चन कैसे बनता है? जातक कथाएं या तो धर्म से पूछ लेगा कि किस धर्म से संबंधित है, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। या किसकी पुनर्जन्म की कहानियां हैं, तो बुद्ध की है ना। वहां पे गौतम बुद्ध भी ऑप्शन में दे सकता है, महावीर जैन भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो जातक है, जातक किससे रिलेटेड है? बुद्ध जी से रिलेटेड है, ठीक है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड है जातक। जातक आप इसको जैसे अब तोड़ेंगे भी तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं शब्द, तो इसको आप जातक से ही रिलेट करिए, है ना। अगर तोड़ेंगे तो शायद कठिन वर्ड हो जाए, जात या तक ऐसा कुछ बनाने की कोशिश भी करेंगे तो ऐसा आसान से नहीं बनेगा। इसलिए आप जातक याद रखिए कि जातक, जाना कहाँ है, कहाँ तक जाना है, तो जाना है हमें बुद्ध जी के पास, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, तो जाना कहाँ है? जातक, जाना है हमें बुद्ध जी के पास। तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की ये कहानियां मिलेंगी इसमें। फिर आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु जो हमारी बुक है वो रिलेटेड है हीनयान शाखा से। आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो इसमें कथा वस्तु जो है वो हीनयान शाखा से रिलेटेड है। कैसे आप करेंगे? जब हम कथा सुनाते हैं या कोई भी पंडित जी जब कथा सुनाते हैं तो कभी भी वो किसी को हीन नहीं दिखाते, है ना। ये ऐसा मान लीजिए कि हमेशा जब कथा सुनाते हैं तो कोई एक व्यक्ति रहता है जो थोड़ा दीनहीन टाइप का रहता है, गरीब रहता है ना। फिर उसको हम देखते हैं कि भगवान की कृपा हो गई, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ याद रखना है आपको कथा से, क्योंकि आपको नीचे जब जैन धर्म से संबंधित एक मिलेगा कल्प सूत्र, और आप देखेंगे जब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कल्प सूत्र, एक ऑप्शन है आपका कथा वस्तु, तो वहां पे बहुत चांसेस हैं मिस्टेक करने के कि जैन धर्म से रिलेटेड है कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। है कंफ्यूजिंग कथा वस्तु और आपका कल्प सूत्र। तो यहाँ पे याद कैसे करेंगे? जब हम कथा की बात करेंगे, जब हम कथा सुना रहे होंगे तो हम किसी दीनहीन की कथा सुना रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे जैन धर्म में कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है। तो ये जो सूत्र वर्ड आ रहा है ये किस में आ रहा है? जैन धर्म के साहित्य में आ रहा है। तो जब सूत्र आएगा, भगवती सूत्र हो गया या आपका कल्प सूत्र हो गया, ये किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। लेकिन हम कथा किसकी सुना रहे हैं? कथा सुना रहे हैं हम दीनहीन व्यक्ति की, तो यहाँ पे हीनयान शाखा हो जाएगी, जो कि किससे रिलेटेड है? आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब जिसको ये नहीं पता कि हीनयान महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो जैसे ही हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, लूसेंट में आपको 3-4 पेज में मिलेगा, तो उस वहां से आपको फिर ये चीजें और अच्छी तरीके से रिलेट हो जाएंगी कि अच्छा ये जो है इसके 2 भाग हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कथा वस्तु, ये हो गया आपका कल्प सूत्र। सूत्र जो है, सूत्र पे ज्यादा काम कौन कर रहा है? हमारे जैन धर्म वाले लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सूत्र, एक सूत्र फॉलो करते हैं हमेशा। फिर आता है आपका आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसका तो आप सिर्फ मंजू उठा सकते हैं कि जो हमारी मंजू है वो महायान शाखा से रिलेटेड है, या मंजू हमारी महान है। इसको आप कर दीजिए या हटा देंगे तो महान, हमारी मंजू कौन है? महान है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये एमपीबीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि दिया नहीं हुआ है लूसेंट में, लेकिन मैंने यहाँ पे रख दिया कंपेयर करने के लिए कि अगर कथा वस्तु आता है, कथा हम सुना रहे हैं दीनहीन की, तो हीनयान शाखा से संबंधित है, और आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। हम कथा सुना रहे हैं दीनहीन की, और महान कौन है? हमारू मंजूश्री हमारी महान है, ठीक है। फिर आता है आगम। आगम जो है वो जैन धर्म के साहित्य को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के साहित्य को और क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आगम। यहाँ पे मैंने बौद्ध धर्म का क्या था? जातक। जाना कहाँ तक है? जाना है हमें बौद्ध धर्म का या बुद्ध तक जाना है। आगम, अब जैन वाले क्या कर रहे हैं? जैन वाले बुला रहे हैं, आ जाओ आगम, है ना। तो जैन धर्म वाले हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, और जातक हमें जाने की बात किसमें कर रहे हैं? हम बौद्ध में, बौद्ध धर्म में हम जाने की बात कर रहे हैं, जैन धर्म में हम आने की बात कर रहे हैं। तो जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आगम, आगम आने की बात किसमें हो रही है? तो ये हो रही है जैन साहित्य में,
ठीक है, तो ये हो गया आपका जैन धर्म से रिलेटेड आगम। जैन साहित्य को और क्या कहते हैं, तो आगम भी कहते हैं। फिर आता है कल्पसूत्र। मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका सूत्र लगा हुआ है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जैन धर्म के आरंभिक इतिहास का वर्णन है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है आपकी कल्पसूत्र। तो याद रखिएगा, जब आरंभिक इतिहास की बात करेंगे जैन धर्म के, तो कल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कल्प से कर सकते हैं कल्पना, क्योंकि आरंभिक जो इतिहास है 24 तीर्थंकर में शुरुआती दौर से जब हम करते हैं तो उसमें कल्पना से बात की जाती है ना, कि कल्पना में ये हुआ था, वो हुआ था, इतने इतने तीर्थंकर आए, ज्यादा चीजें मिलती नहीं है, तो बात कैसी रहती है, थोड़ा कल्पना वाली बात रहती है। तो यहाँ आप करेंगे आरंभिक इतिहास। तो जब हम कल्प सूत्र की बात करेंगे या कल्पना के साथ बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, प्रारंभिक इतिहास की जैन धर्म के। भगवती सूत्र को व्याख्या प्रज्ञप्ति भी बोलते हैं। तो भगवती, यहाँ पे जब हम भगवती की बात करेंगे, भगवती और सूत्र है, याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं हो कि आप भगवती बस पढ़ रहे हैं और आपको लगे हिंदू धर्म से रिलेटेड है, सूत्र भी याद रखना है, ठीक है। तो जब हम भगवती जो है या हमारी जो भगवती है वो जब सूत्र लिखती है कोई सा, तो किससे रिलेटेड सूत्र लिखती है, महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन मिलेगा आपको भगवती सूत्र में, और यही भगवती सूत्र आपको आगे मिलेगा अभी जब हम जैन धर्म डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारी जो भगवती है वो एक सूत्र लिखती है। सूत्र किससे संबंधित है, वो महावीर जैन के, महावीर स्वामी के जीवन से रिलेटेड है, जीवन और शिक्षा से रिलेटेड है। तो एक पूरा सूत्र लिखा है भगवती ने जो महावीर स्वामी के शिक्षाओं पे है और उनके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि जब हम मनु की बात करेंगे तो मनु ने एक बुक लिखी है संस्कृत में जो शुंग वंश से रिलेटेड है या शुंगों के लिए लिखी है। उसके अलावा क्या याद रखना है यहाँ पे कि वो विधि से रिलेटेड है ना, शुंग राजा के लिए लिखी है और विधि से रिलेटेड है। नारद जो है, नारद जी क्या करते हैं, गुप्त सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पुस्तक है, तो जातक कथाएं जो हैं बुद्ध पुनर्जन्म से रिलेटेड है। तो जाने की बात हम करते हैं जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं गौतम बुद्ध की। उसके अलावा कथा वस्तु, कथा किसकी सुना रहे हैं, जो दीनहीन लोग हैं उनकी कथा सुना रहे हैं। और मंजू जो है हमारी, मंजू क्या है, महान है, तो महायान से रिलेटेड हो गया। फिर जैन धर्म की बात करें, जैन शाखा से रिलेटेड जो जैन धर्म के साहित्य हैं वो क्या कहलाते हैं, आगम, आने की बात करते हैं हम जैन साहित्य में। उसके अलावा जब हम बात करेंगे कल्प सूत्र की, एक कल्पना है, कल्पना का एक सूत्र हम गुथ रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, जैन धर्म का जो आरंभिक इतिहास है उसकी बात करते हैं। फिर आता है भगवती सूत्र। भगवती एक नाम की महिला है जो सूत्र लिख रही है, एक लंबा सा उसने सूत्र लिखा है। किससे संबंधित सूत्र है, तो महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं संबंधी सूत्र है। तो सबसे पहली बात, अगर सूत्र आता है कि किस धर्म से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा सूत्र सिर्फ और सिर्फ जाएगा जैन धर्म में, आपका कल्प सूत्र भगवती सूत्र हो गया, ठीक है। कथा की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, और स्पेशली अगर बात करें किससे रिलेटेड है तो हीनयान शाखा से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है अर्थशास्त्र। अब आप देखेंगे कि हमारे धार्मिक जितने भी लिखित प्रमाण हैं या लिखित साक्ष्य हैं वो खत्म लूसेंट के हिसाब से, और अब चालू होता है हमारा गैर धार्मिक, या जो आप कहिए कि जो आपके धर्म निरपेक्ष वाले जितने भी हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, ये सारे चालू होते हैं। सबसे पहला आता है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी किसने है, तो ये लिखी है कौटिल्य जी ने, ठीक है। कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, याद रखिएगा ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। तो आपको पता है अगर आप एमपीपीएससी की बात करें तो कौटिल्य वगैरह आपको काफी डिटेल में पढ़ना है एथिक्स वाले पोर्शन में। यहाँ पे सिंपल सी चीज पढ़नी है कि कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। और कौटिल्य रिलेटेड किससे थे, आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से रिलेटेड। तो सीधी बात है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में ही बताएंगे। उसके बाद इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। ये लूसेंट में लिखा हुआ था, मैंने इसलिए लिख दिया। एग्जाम्स में ऐसे फैक्ट आते बहुत ही कम है, मतलब ये सब नहीं पूछा जाता कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है या कितने प्रकरण है। फिर भी आप एक बार साइड में बिल्कुल माइंड में ये रख सकते हैं कि यहाँ पे 15 जो है 15 ऐसे चैप्टर हैं और 180 पेज हैं। अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं, 180 क्या हैं आपके पेजेस में, रिलेट करने के लिए कर सकते हैं ना। ये प्रकरण और आपका जो यहाँ पे अधिकरण है वो अलग है, बस मैं यहाँ पे रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। 15 अध्याय हैं, 180 पेजेस की है आपकी अर्थशास्त्र। लिखी किसने है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने। उसके अलावा किससे रिलेटेड है, तो मौर्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका राजतरंगिणी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, किस समय से रिलेटेड है, बहुत बार आ चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। सेम ऐसे ही आपका राजतरंगिणी बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो राजतरंगिणी किसने लिखी है, तो लिखी है हमारे कल्हण जी ने, ठीक है, कल्हण जी ने लिखी है। उसके अलावा है किससे संबंधित, तो उन्होंने इतिहास लिखा है कश्मीर के शासकों का। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कश्मीर के शासकों का इतिहास लिखा है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा कि ये है क्या, बताता क्या है, तो क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने इतिहास लिखने की कोशिश की है। और किस लैंग्वेज में लिखी है, तो संस्कृत में लिखी है, ठीक है। तो क्रमबद्ध तरीके से संस्कृत में इतिहास लिखने का ये प्रथम प्रयास इन्होंने किया था। इसको आप रिलेट कैसे करेंगे, ये मतलब क्या होता है, जैसे आप पीएससी का जब प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो मेंस देंगे, मेंस में भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये आपका क्वेश्चन जो बन सकता है। राजतरंगिणी आपका दे दे, जैसे एमपीपीएससी की बात करूं मैं, तो एमपीपीएससी ने इसने राजतरंगिणी लिख दिया, आपको उसके बारे में कम से कम 3 लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो मेन लाइनें यहाँ पे मैंने लिखी है, किसने लिखी है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, बस इतने में आपका 2 लाइन 3 लाइन भर जाएगा और आपका जो एक आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, राजतरंगिणी का आप तरंगिणी से कर सकते हैं कि हमारी जो तरंगिणी है, तरंगिणी का कल्हड़ से रिलेट करना है। अच्छा, कल्हड़ को आप कुल्हड़ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुल्हड़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहे तो कल्हड़ भी कर सकते हैं, है ना। कल्हड़ थोड़ा कठिन लगता है इसलिए मैंने कुल्हड़ कर लिया, क्योंकि कुल्हड़ आप सुनते हैं, कुल्हड़ की चाय पीते भी हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। और कुल्हड़ की चाय हमें कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में मिल रही है कुल्हड़ की चाय। और तरंगिणी को जो है वो संस्कृत काफी पसंद है, तो वो गई थी कश्मीर घूमने, तरंगिणी हमारी कश्मीर घूमने गई थी, वहां के शासकों के बारे में उसने क्या लिखा, संस्कृत में लिखा है। और उसको बढ़िया एक कुल्हड़ में चाय मिल गई थी, आराम से पीते हुए उसने क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा। और ये माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास था। मतलब इसके पहले जो आपके दरबारी कवि होते थे या जो लोग भी होते थे, वो ऐसे क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखते थे, वो अपने राजाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इनका जो था ये पहला प्रयास था क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हम इतिहास लिखते हैं, पहले राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं उनके बारे में। ये प्रयास पहला किया था कल्हड़ जी ने, इसलिए बोला जाता है कि ये इतिहास लेखन का हमारे भारत में पहला प्रयास था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। तो हमारी जो तरंगिणी है, कश्मीर गई थी, वहां के शासकों के बारे में उसने लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा, संस्कृत में लिखा। उसके साथ ही साथ उसको एक कुल्हड़ में चाय मिल गई थी, बढ़िया चुस्कियां लेते लेते उसने पूरा इतिहास खत्म कर दिया। तो ये उसका प्रथम प्रयास था, ठीक है, आप ऐसे उसको रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है चचनामा, याद रखिएगा ये काफी बार पूछा गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है चचनामा, चचनामा नाम की बुक है, लिखी किसने है, अली अहमद ने लिखी है, ठीक है। तो ये हो गया चचनामा, अली अहमद। ये क्या बताता है, अरबों की सिंध विजय का वर्णन करता है। वो भी कब की सिंध विजय की बात कर रहे हैं हम, 7वीं 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम 7th 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, सेंचुरी यहाँ पे सीई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईसा की बात कर रहे हैं। तो ये वो शुरुआती दौर था जब अरबों ने हमारे सिंध प्रांत पे, क्योंकि सिंध भी इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम पे, तो सिंध प्रांत पे क्या कर लिया था, हमला किया था, तो और विजय प्राप्त की थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये जानने के लिए कि कब अरबों द्वारा हमारे इंडिया के कुछ पोर्शन में, सिंध वाले पोर्शन में विजय प्राप्त की गई थी, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये चचनामा जो है ऐसे सीधे मिलती नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो सही सही मिलते नहीं है हर जगह। तो आपको बस इतना याद रखना है, चचनामा लिखी है अली अहमद ने, अरबों का सिंध विजय का वर्णन है, 7th 8th सेंचुरी के आसपास की ये बात है। अब यहाँ पे आप याद कैसे करेंगे, चचनामा का आप करेंगे यहाँ पे चचा। वैसे भी मुस्लिम्स जो होते हैं बोलते हैं ना चचा, चचा बोल के बुलाते हैं, है ना, वो हमारे चचा ऐसे हैं। तो चचा जो है, चचा किसका है, अली का। अली का चचा कहाँ गया था, उसने, अली का चचा गया था सिंध, अरबों के साथ उसने सिंध विजय की थी, अरबों के साथ मिलके उसने सिंध पर जीत हासिल की थी, ठीक है, सिंध पर जीत हासिल की थी। कब की थी, तो 7-8 शताब्दी के टाइम पे या सेंचुरी के टाइम पे। तो याद रखिएगा, या फिर आप 7-8 सेंचुरी ना करके 7-8 बार भी कर सकते हैं कि जो हमारे अली का चचा है
तो चचनामा हो जाएगा। तो अली का जो चचा है, ये चचा की जगह आप नामा भी कर सकते हैं कि अली का नाम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने 7-8 बार क्या की थी? सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं चाहे, या फिर आप चचा से भी कर सकते हैं। आपको याद रखना है चचनामा, अली अहमद, उसके अलावा अरबों पर अरब की सिंध पर विजय हुई थी। 7th 8th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा की हम बात कर रहे हैं। फिर आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि जी की है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है अष्टाध्यायी, दूसरा है महाभाष्य, और वहीं पे ऑप्शन है पाणिनि, और वहीं पे है पतंजलि। तो कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी कि हमें अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी जो है वो किसकी है, और जो महाभाष्य है वो किसकी है? महाभाष्य, क्योंकि ये दोनों नाम थोड़ा मिलते हैं, पास से पाणिनि हो गया और यहाँ पे पास से पतंजलि हो गया, है ना, थोड़ा सा मिलता जुलता सा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अष्टाध्यायी, यहाँ पे क्या है? 8 अध्याय की बात कर रहे हैं, 8 अध्याय। और 8 अध्याय किसने लिखे हैं? तो ये पाणिनि जी ने लिखे हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं पाणिनि जी ने, यहाँ पान से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड, है ना, पानी एक वर्ड आपका पानी हो जाएगा। पानी नाम की कोई महिला है या पानी नाम का कोई पुरुष है, उसने 8 अध्याय लिखे हैं। किसके 8 अध्याय लिखे हैं? ये लिखे हैं संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, याद रखिएगा। तो ये संस्कृत व्याकरण के 8 अध्याय लिखे हैं पानी नाम के व्यक्ति ने। किसके संबंधित? किससे संबंधित? संस्कृत की व्याकरण से संबंधित। ठीक है, तो 8 अध्याय किसके हैं? संस्कृत व्याकरण के। लिखे किसने हैं? संस्कृत व्याकरण मतलब आपका संस्कृत ग्रामर के बारे में लिखा है, पाणी नाम के व्यक्ति ने लिखा है, पाणी जी ने लिखा है। और नाम क्या है? तो ये नाम है आपका 8 अध्याय, अष्टाध्यायी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे है कि ये मौर्य काल से की राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन है। तो जो 8 अध्याय हैं जिसमें संस्कृत की व्याकरण है, ग्रामर है संस्कृत की, किसने लिखा है? पाणी ने। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें मौर्य काल से संबंधित भी बताई हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, पाणी हमारी किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य, तो आप यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे हम महाभाष्य, कोई महाभाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, महाभाषा, तो हमारी पतंजलि जी ने क्या किया था? महाभाषा लिखी थी, पतंजलि। पतंजलि तो ऐसे भी आपको याद ही रहेगा, है ना, पतंजलि के इतने प्रोडक्ट भी आप यूज कर रहे होंगे। तो पतंजलि जी ने क्या किया था? महाभाषा, मतलब बहुत बड़ी भाषा में कुछ कुछ तो लिखा था उन्होंने, तो भाषा से रिलेटेड लिखा है पतंजलि जी ने। अच्छा, तो ये महाभाष्य थी वो अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण, उसी पे उन्होंने लिखी थी, टीका टिप्पणी करी थी, है ना, तो है इसी से रिलेटेड कि संस्कृत व्याकरण से ही रिलेटेड है। लेकिन आपको याद रखना है कि कंफ्यूजन नहीं हो, 8 अध्याय पाणिनि ने लिखे हैं और भाषा के बारे में पतंजलि ने लिखा है। तो यहाँ पे आप जब भाषा को रिलेट करेंगे तो पतंजलि जी से करेंगे रिलेट, और जब आप पाणी को करेंगे, पाणी करिए या पाणिनि करिए, उसको रिलेट करेंगे आप किससे? 8 अध्याय थे, तो यहाँ हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणी जी जो है आपके मौर्य काल से संबंधित है, और पतंजलि जी आपके किससे संबंधित है? शुंग काल से, मतलब उसी के बाद, जैसे मौर्य के बाद आपका शुंग वंश आता है, तो उसी के बाद आपको कौन मिलेगा? वो मिलेंगे आपको पतंजलि जी। आपको ये भी याद रखना है, अभी आने वाले टाइम पे जब आप शुंग वंश पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और उस टाइम पे मेन जो है करवाने वाले पंडित जी कौन थे? तो वो थे आपके पतंजलि जी। ठीक है, तो पतंजलि जी ने ही अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो आपको ये भी, इससे भी याद हो जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है? शुंग वंश से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा पतंजलि। पतंजलि जो है, अब आप वैसे रिलेट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट आते हैं उसमें आप उसको सूंघ के बता सकते हैं। ठीक है, उसको आप सूंघ के बता सकते हैं कि ये पतंजलि के प्रोडक्ट है, तो शुंग वंश से रिलेटेड हो जाएगा। कुछ ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्य काल से रिलेटेड है, और चाहे तो आप ये याद करें कि 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, या तो चाहे तो नहीं याद करें। ठीक है, फिर राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण जी ने लिखी है। ठीक है, हम कुल्हड़ में चाय पी रही है, तरंगिणी कहाँ पे? कश्मीर जाके कश्मीर के शासकों के बारे में लिखा है, और संस्कृत में लिखा है। ये भी याद रखिएगा, संस्कृत वर्ड जरूरी है। ये पहला प्रयास था क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं चचनामा। चचनामा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि अरबों ने कब सिंध पर विजय प्राप्त की, या कब भारत पे के कुछ हिस्से पे विजय प्राप्त की। 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास है। अली अहमद, अली का चाचा था, याद रखिएगा। फिर आता है आपका अष्टाध्याय, है ना। 8 अध्याय किसने लिखे हैं? पाणी ने लिखे हैं।
पाणी किससे रिलेटेड है? मौर्य काल से भी रिलेटेड है। उसके अलावा ये 8 अध्याय है किससे रिलेटेड? तो संस्कृत की व्याकरण से रिलेटेड है, ठीक है, संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है। फिर आता है महाभाष्य, भाषा के बारे में किसने लिखा है? तो पतंजलि जी ने लिखा है। किस टाइम से रिलेटेड है? तो पतंजलि के प्रोडक्ट आप सूंघ रहे थे, तो सूंघ वंश से रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा को पूरा फैक्ट। अब इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे? क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, आर्य मंजूश्री मूलकल्प किससे संबंधित है? ये अभी ताजा 2023 में ही आया था एमपीपीएससी में, तो वहां पे आपको अच्छे से पता ही है कि ये महायान शाखा से रिलेटेड है। हमारी मंजू क्या है? महान है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन जरूर सारे के सारे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर पाणिनि की अष्टाध्याय पर एक प्रसिद्ध कृति है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ था। मैंने अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि कितनी ज्यादा एग्जाम्स में आपका ये लूसेंट काम आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की, वो किसके मतलब डैश डैश पर एक प्रसिद्ध कृति है। तो यहाँ पे गुप्त प्रशासन, मौर्य राज्य व्यवस्था, संस्कृत व्याकरण या दवा। अभी आपने बोला कि अष्टाध्याय जो है किससे रिलेटेड थे? संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका संस्कृत व्याकरण सही आंसर, ठीक है। आपको आराम से देखना है, करना है। इंग्लिश मीडियम वालों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अभी हम सिर्फ बुक और उनसे रिलेटेड नाम पढ़ रहे हैं, है ना। जहां पे भी डिटेलिंग ज्यादा आएगी तो वहां हम इंग्लिश में भी देखते चलेंगे। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें डैश डैश के शासन के बारे में जानकारी दी। ये आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, कौटिल्य किस टाइम पे थे? ये थे हमारे मौर्य के टाइम पे। तो किससे रिलेटेड हमें जानकारी मिलेगी? मौर्य वंश से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये भी आपका हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। फिर देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो लेखक ही बताइए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। अभी आपने देखा कौन है? शूद्रक, सूरदास, कल्हड़ या कल्पका। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी याद आ रहा कि हमने कुल्हड़ बना रखा था, तो जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तब आपको ये कल्हड़ समझ में आ ही जाएगा कि यार तरंगिणी हमारी कुछ कुल्हड़ में चाय पी रही थी, तो उससे आप रिलेट कर लेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि जब आप 4 ऑप्शन देखते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आपको पूरा वर्ड याद हो। आप आधा शब्द भी याद करके चलते हैं या कुछ रिलेट भी करके चलते हैं तो उसमें भी आपको 4 ऑप्शन में से आंसर आपका मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका मनुस्मृति नामक सबसे पुराना भारतीय कानूनी ग्रंथ लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ये आपका DSSB TGT में आया हुआ था। प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी। अभी मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया था मनु से रिलेटेड, है ना। जो हमारा मनु है वो कैसे किस टाइम के लिए अपनी बुक लिख रहा है, विधि से रिलेटेड लिख रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना था आपका, वो शायद आपके SSC CGL का था कि जो आपकी मनुस्मृति है वो किससे संबंधित है ना। ये भी एक क्वेश्चन है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ही कि ये विधि लॉ से संबंधित है ना, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखा गया है। अब बात करें इसमें कि है किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राकृत है ऑप्शन में, हिंदी है, अंग्रेजी है। उस टाइम पे अंग्रेजी थी नहीं तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, हिंदी भी आई नहीं थी तो ये बिल्कुल होगा नहीं। बचते हैं 2 ऑप्शन, प्राकृत और संस्कृत। मैंने बताया था मनु ने किस में लिखी है? मनु ने लिखी है संस्कृत में अपनी बुक, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तो फिर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, तो आप पहले उसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर बचे हुए ऑप्शन में से आपको टिक करना है। इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी एक को भी करते 50% चांसेस थे। यहाँ पे आपके 50% चांसेस थे सही होने पे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि पहले 2 जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करिए, उसको हटाइए कि वो दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। फिर बचे हुए में से आप जब तुक्का मारेंगे तो 50% चांसेस रहते हैं सही होने के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जातक कथाएं से संबंधित है। ये NTPC CBT में आया हुआ था। तो जातक कथाएं, हमने जाने की बात करी थी, किसके पास जा रहे थे हम, याद है आपको? जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो हम जाने की बात कर रहे थे किसके पास जाने की बात कर रहे थे? गौतम बुद्ध के पास, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि शरणों में जाने की बात हम कर रहे थे, तो ये हो गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड। यहीं पे अगर मैं पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ ही गया ये, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य क्या कहलाते हैं। तो हम जैनों के यहाँ किसकी बात करते हैं? आने की बात करते हैं। तो आने से क्या हो जाएगा? कल्पा, आगम, पिताका या स्तुत। तो ये हो गया आपका आगम। हम यहाँ पे
आने की बात करते हैं। जातक कथाएं, आगम, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम भी कहते हैं। ये किस में आया था, आपके एसएससी CHSL में आया था। ठीक है, तो आप ये देखते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन जो है, कितने जो आपके पेपर्स हैं, एग्जाम्स हैं, वो कवर होंगे सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ने से। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे अलग अलग फैक्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी पेपर में, वो भी जरूर देखते चलेंगे। कोई भी डाउट है कॉल, मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।